स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज की रूपरेखा या कहें मोर्फोलॉजी पर एक थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये जानना वाकई में दिलचस्प है कि खून की ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, उनकी शक्ल हमारी सेहत के बारे में इतने सारे राज खोल सकती हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा स्रोत है, एक चार्ट है जिसमें कई तरह की असामान्य आरबीसी आकृतियां दी गई हैं, उनसे जुड़ी बीमारियां बताई गई हैं और कुछ जरूरी नोट्स भी हैं। तो चलिए इस चार्ट को जरा ठीक से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आरबीसी की ये अलग-अलग शक्लें क्यों महत्वपूर्ण हैं और ये किन स्वास्थ्य स्थितियों की तरफ इशारा कर सकती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली है एक्यांथोसाइट्स। इनको स्पर सेल्स भी कहते हैं, मतलब कांटेदार कोशिकाएं। चार्ट में जो तस्वीर है उसमें इन पर काफी अनियमित नुकीले से उभार दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये कोशिकाएं अक्सर आप देखिए लिवर की गंभीर बीमारी में मिलती हैं या फिर ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें शरीर फैट्स को ठीक से एब्जॉर्ब या ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, और विटामिन ई की कमी में भी ये दिख सकती हैं। अच्छा। इनकी खास बात यह है कि इन पर जो उभार मतलब प्रोजेक्शंस होते हैं वो अनियमित होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, और पूरी सतह पर बेतरतीब ढंग से फैले हुए। ये असल में कोशिका की झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन में लिपिड के असंतुलन का नतीजा है। तो ये जो बाहरी सतह पर उबड़-खाबड़पन है वही इनकी पहचान है। ठीक है। अब इनसे मिलती जुलती सी हैं लेकिन थोड़ी अलग, एकिनोसाइट्स। इन्हें बर्ड सेल्स भी कहते हैं। ये भी कांटेदार ही दिख रही हैं चार्ट में, पर शायद कांटे थोड़े अलग हैं इनके। हाँ, आपने सही पकड़ा। एकिनोसाइट्स में क्या होता है कि उभार छोटे होते हैं, ज्यादा एक जैसे होते हैं और नियमित दूरी पर होते हैं। आप सोचिए जैसे किसी गेंद पर छोटी छोटी कीलें बराबर दूरी पर लगा दी हों। अच्छा, ओके। इसीलिए इन्हें बर्ड सेल कहते हैं। ये लिवर रोग में भी दिखते हैं, ये सारडी यानी किडनी फेलियर की आखिरी स्टेज में, और पायरुवेट किनेज की कमी में। पायरुवेट किनेज एक एंजाइम है जो आरबीसी को एनर्जी देता है। तो एक्यांथोसाइट्स के मुकाबले इनकी बनावट ज़्यादा क्या कहते हैं यूनिफॉर्म होती है। और एक बात और, ये कभी-कभी बाहरी कारणों से भी बन जाती हैं, जैसे अगर ब्लड सैंपल को स्टोर करके रखा जाए। अच्छा, तो ये फर्क महत्वपूर्ण है। मतलब एक्यांथोसाइट्स में अंदरूनी लिपिड गड़बड़ी से अनियमित कांटे और एकिनोसाइट्स में ज्यादातर बाहरी कारण या एंजाइम की कमी से नियमित कांटे। ये समझना जरूरी है। जी हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन कोशिकाओं पर जो शायद किसी दबाव का शिकार होती हैं, डैक्रोसाइट्स। इनको टीयर ड्रॉप सेल्स भी कहा जाता है। नाम से ही जाहिर है, आंसू की बूंद जैसी शक्ल। हाँ, और ये आकृति अपने आप में कहानी कहती है। ये तब बनती है जब बेचारी आरबीसी को अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो से बाहर निकलते वक्त निचोड़ना पड़ता है। निचोड़ना पड़ता है। जी। ऐसा खास तौर पर तब होता है जब बोन मैरो में किसी तरह की घुसपैठ हो, मतलब इन्फिल्ट्रेशन हो, जैसे माइलोफाइब्रोसिस में होता है। माइलोफाइब्रोसिस में मैरो रेशेदार टिश्यू से भर जाता है, तो जगह कम हो जाती है। अब कोशिका को उस तंग जगह से निकलने के लिए खींचना पड़ता है, और इसी खिंचाव में वो आंसू की बूंद का आकार ले लेती है। बाप रे, तो ये बोन मैरो में चल रही किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। ये तो सोचना भी अजीब है कि कोशिका पर इतना फिजिकल प्रेशर पड़ता होगा। अच्छा, अब बात करते हैं उन कोशिकाओं की जो टूट-फूट का शिकार लगती हैं, शिस्टोसाइट्स। इन्हें हेलमेट सेल्स भी कहा गया है। चार्ट में ये वाकई टूटे हुए टुकड़े जैसे लग रहे हैं। हाँ, ये असल में खंडित आरबीसी है, मतलब कोशिका के टुकड़े। ये तब बनते हैं जब आरबीसी तेज रफ्तार से खून में बहते हुए छोटी रक्त वाहिकाओं में मौजूद किसी रुकावट से टकराकर टूट जाती हैं। रुकावट? कैसी रुकावट? जैसे मान लीजिए फाइब्रिन के धागे बन गए हों, या फिर किसी मरीज में कृत्रिम हृदय वाल्व लगा हो तो उसकी सतह से टकराकर। ये मुख्य रूप से महा यानी माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमियाज नाम की बीमारियों के समूह में दिखती हैं। MAHA। अच्छा। MAHA में होता क्या है कि छोटी रक्त वाहिकाओं में खून के थकेज या फाइब्रिन जमा हो जाते हैं, जो बहती हुई आरबीसीज को लिटरली काट देते हैं। काट देते हैं, जी। इसके उदाहरण हैं जैसे DIC, TTP, UH या हेल्प सिंड्रोम। ये सब गंभीर स्थितियां हैं। तो ये शिस्टोसाइट्स का दिखना एक तरह से खून की नलियों में चल रही किसी गड़बड़ी या मैकेनिकल डैमेज का सीधा सबूत है। क्या इनका दिखना मतलब स्थिति गंभीर है? हाँ, बिल्कुल। शिस्टोसाइट्स अगर दिख रहे हैं, खासकर ज्यादा संख्या में, तो ये अक्सर एक मेडिकल इमरजेंसी की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि ये महा जैसी जानलेवा स्थितियों से जुड़े हो सकते हैं। ओह।
और अगर कृत्रिम वाल्व वाले मरीज में दिखें तो हो सकता है वाल्व ठीक से काम ना कर रहा हो। तो हाँ, ये खून के बहाव में गंभीर गड़बड़ी का संकेत है। ये तो वाकई खतरनाक संकेत है। अच्छा, अब एक और बड़ी दिलचस्प आकृति है डेग्मासाइट्स या बाइट सेल्स। जैसा नाम वैसा काम। चार्ट के चित्र में लग रहा है जैसे किसी ने कोशिका को एक तरफ से काट लिया हो या खा लिया हो। क्या ये भी बाहरी चोट है? नहीं, ये बाहरी चोट नहीं है। ये बल्कि आप कह सकते हैं शरीर की अपनी सफाई व्यवस्था का नतीजा है। ये मुख्य रूप से G6PD एंजाइम की कमी से जुड़ा है। G6PD। हाँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम आरबीसीज को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। अब जब इसकी कमी होती है तो कुछ दवाएं या इन्फेक्शन ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं। इससे हीमोग्लोबिन के गुच्छे बन जाते हैं कोशिका के अंदर, जिन्हें हाइंस बॉडीज कहते हैं। अच्छा, हाइंस बॉडीज। तो फिर ये बाइट या कटा हुआ हिस्सा कैसे बनता है? क्या यहाँ भी कोशिका टूटती है? टूटती नहीं है, बल्कि उसे एडिट किया जाता है, ऐसा समझ लीजिए। जब ये हाइंस बॉडीज वाली आरबीसीज स्प्लीन यानी प्लीहा से गुजरती है तो स्प्लीन में मौजूद मैक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं। हाँ, वो तो शरीर की सफाई कर्मी होती हैं। बिल्कुल। तो वो मैक्रोफेजन इन हाइंस बॉडीज को पहचान लेती हैं और कोशिका के अंदर से उन्हें निकाल देती हैं, जैसे किसी चीज में से खराब हिस्सा काट कर निकाल दिया हो। अरे वाह। इस प्रक्रिया में कोशिका का वो हिस्सा भी थोड़ा सा हट जाता है, जिससे वो बाइट सेल जैसी दिखने लगती है, जैसे किसी ने कुतर लिया हो। स्रोत में डिग शब्द का इस्तेमाल शायद इसी डिग्मासाइट यानी कुतरने के संदर्भ में किया गया है। ये तो बड़ा ही पेचीदा मैकेनिज्म है। मतलब स्प्लीन यहाँ कोशिका को बचाने की कोशिश में उसकी शक्ल बदल देती है। शिस्टोसाइट्स बाहरी ताकत से टूटते हैं और डेग्मासाइट्स शरीर की अपनी ही ताकत प्लीहा द्वारा काटे जाते हैं। बहुत दिलचस्प। जी। अच्छा, अब अंत में देखते हैं उन कोशिकाओं को जिनमें शायद अंदरूनी बनावट की ही कोई समस्या है, इलिप्टोसाइट्स। ये सामान्य गोल डिस्क जैसी नहीं है, बल्कि अंडाकार या सिगार जैसी दिख रही हैं। हाँ, ये आकृति आमतौर पर वंशानुगत एलिप्टोसाइटोसिस में दिखती है। ये एक जेनेटिक कंडीशन है। इसका कारण आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, उसकी झिल्ली, उसमें मौजूद प्रोटीन बनाने वाले जीन्स में गड़बड़ी होना है, खासकर स्पेक्ट्रिन जैसे प्रोटीन। स्पेक्ट्रिन? जी। स्पेक्ट्रिन और दूसरे प्रोटीन कोशिका का एक तरह से ढांचा बनाते हैं, उसका साइटोस्केलेटन। यही उसे लचीलापन और उसका खास बाइकॉनकेव आकार देते हैं। जब इन प्रोटीनों में खराबी होती है तो कोशिका अपना वो सामान्य गोल आकार बनाए नहीं रख पाती और खिंचकर अंडाकार या इलिप्टिकल हो जाती है। तो ये कोशिका के अपने स्ट्रक्चर की कमजोरी का नतीजा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कोशिका की झिल्ली की बनावट कितनी जरूरी है उसके आकार और उसके काम दोनों के लिए। जरा सी गड़बड़ी हुई और आकार बदल गया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोस्कोप के नीचे आरबीसी का आकार देखना सिर्फ एक रूटीन जांच का हिस्सा नहीं है। ये तो एक तरह से जासूसी करने जैसा है। हर अलग आकार किसी खास गड़बड़ी का सुराग दे रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो हर आकृति सीधे तौर पर किसी न किसी शारीरिक या पैथोलॉजिकल प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। जैसे इलिप्टोसाइट्स में झिल्ली की अंदरूनी समस्या है, शिस्टोसाइट्स में बाहरी मैकेनिकल चोट है, डिग्मासाइट्स में प्लीहा का एक्शन है, डाक्रोसाइट्स में बोन मैरो से निकलने का संघर्ष है। ये सब यही दिखाता है कि कोशिका के लेवल पर दिखने वाला एक छोटा सा बदलाव असल में शरीर में चल रही किसी बड़ी कहानी का संकेत हो सकता है। और ये समझना कि आकार क्यों बदला, क्या अंदरूनी कमजोरी है जैसे इलिप्टोसाइट्स में, या बाहरी चोट है जैसे शिस्टोसाइट्स में, या फिर शरीर की अपनी ही कोई प्रतिक्रिया है जैसे डिग्मासाइट्स में, ये हमें बीमारी के मूल कारण तक पहुंचने में मदद करता है। निश्चित रूप से। और ये जानकारी सिर्फ डायग्नोसिस तक ही सीमित नहीं है। कई बार इन असामान्य कोशिकाओं की संख्या देखकर रोग कितना गंभीर है या इलाज का असर हो रहा है या नहीं, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। हाँ, जैसे आपने एमएचए में शिस्टोसाइट्स की गिनती का बताया। जी बिल्कुल। शिस्टोसाइट्स की गिनती मरीज की हालत को मॉनिटर करने में मदद करती है। तो आज की इस बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि लाल रक्त कोशिकाओं की आकृति का अध्ययन जो हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जांच में करते हैं, वो हेमेटोलॉजी यानी खून से जुड़ी बीमारियों को समझने के लिए
एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद शक्तिशाली तरीका है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि कोशिका के स्तर पर दिखने वाले इतने छोटे-छोटे बदलाव असल में शरीर के पूरे स्वास्थ्य के बारे में कितनी गहरी जानकारी अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये सेल बायोलॉजी और क्लिनिकल मेडिसिन के बीच का एक सीधा पुल है। वाकई, हर असामान्य आकार के पीछे एक खास वजह जानना इन नन्ही सी जीवन देने वाली कोशिकाओं के प्रति हमारा सम्मान और भी बढ़ा देता है। बिल्कुल। और अंत में ये सोचने वाली बात है कि देखिए, कोशिका की बनावट, उसका काम जैसे ऑक्सीजन ले जाना, और शरीर की जो फिल्टरिंग प्रणाली है जैसे कि स्प्लीन जो खराब कोशिकाओं को हटाती है, इनके बीच कितना जटिल और नाजुक संतुलन बना हुआ है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तभी हमें ये मॉर्फोलॉजिकल बदलाव दिखते हैं। ये बदलाव एक तरह से मूक संकेत हैं जो शरीर के अंदर चल रही गहरी समस्याओं की ओर इशारा करते हैं। शायद भविष्य में और बेहतर तकनीकें हमें इन संकेतों को और भी गहराई से समझने में मदद करेंगी।